कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं हमेशा यही आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेहनत करते होंगे। और वैसे बच्चे जो बीच में हार जाते हो, थक जाते हो, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा आपको ना कहानी सुनाना चाहूँगा। और ये कहानी आपने बहुत बार सुना है, ठीक है। एक बार क्या था कि एक बच्चा था, वो विद्यालय जाता था अपने गुरुकुल में। वहाँ जब वो पढ़ता था तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आता था। शिक्षक जो है बार बार उसे डांटते थे, उसे समझाते थे, लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं आता था। तो एक दिन उनके शिक्षक ने कहा कि बाबू, आपके लिए शिक्षा बनी ही नहीं है, आप जाओ और आप दूसरा काम अभी सही करो, क्योंकि आपसे पढ़ाई नहीं होगा कभी। और उसे यह कहते हुए, क्लास से डांटते हुए, उसकी बेइज्जती करते हुए उसे स्कूल से निकाल देते हैं। फिर जब वो बच्चा एक दिन घर जा रहा था, मतलब स्कूल से लौट रहा था रास्ते में, तो वहाँ पे उसने देखा कि जब थका हारा तो था ही, उदास था ही, तो उसे धूप में अचानक से जाना पड़ा तो प्यास लग गया। तो प्यास जब उसे लग गई तो वो क्या हुआ, एक कुआं पे बैठा। और कुआं पे बैठा तो देखा कि एक व्यक्ति आए और वहाँ कुआं से पानी निकाला। तो उसने देखा कि उस रस्सी से उस कुएं का जो है पत्थर वो घिस गया था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कि चचा, ये कैसे हुआ कि ये रस्सी तो है बहुत सॉफ्ट है और ये कुआं पत्थर का है, फिर भी जो है इस रस्सी से ये पत्थर कैसे घिस गया? तो उन्होंने बताया कि देखो, ये रस्सी रोज ना इस पत्थर से रोज रगड़ाता है, रोज इस पत्थर से वो क्या होता है कि रगड़ाते 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 क्या हुआ कि ये रस्सी तो मान लो बीच बीच में टूटता है, हारता है, बदला जाता है, लेकिन आपका वो पत्थर रोज घिसते घिसते क्या होता है कि थोड़ा 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 करके बहुत ज़्यादा पत्थर घिस जाता है। तो उस बच्चे को यह समझ में आया वहाँ पर उसी वक्त कि अगर एक रस्सी जो कि इतना कोमल होता है वो लगातार मेहनत करते 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 एक पत्थर को जब घिस सकता है, तो क्या हम इंसान हैं, हम थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे हैं, जब एक निर्जीव चीज़ लगातार प्रयास करते करते एक पत्थर को घिस सकता है, तो अगर मैं लगातार मेहनत करूं तो क्यों नहीं मुझे सफलता मिलेगी और क्यों मुझे समझ में नहीं आएगी? तो उसी वक्त क्या हुआ कि वो बच्चा फिर से स्कूल गया और शिक्षक को कहा कि शिक्षक जी, सर मुझे एक मौका और दो और देखना मैं इस बार कोशिश बहुत तन से करूँगा। सच्चाई ये था कि आज तक मैं कभी मेहनत नहीं करता था जितना मुझे करना चाहिए था। फिर वही हुआ कि वो बच्चा जो है अब क्लासेस में जो भी पढ़ाया गया उसको चूँकि खुद का कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मुझे लाइफ में मेहनत करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। तो जैसे ही आपके अंदर से मोटिवेशन आ जाएगा ना कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आप मेहनत करने लगोगे। और वही बच्चा बाद में इतना मेहनत करने लगा कि फिर जाके वह जो है स्कूल का सबसे टॉप विद्यार्थी कुछ समय के बाद बना। तो इस पूरे कहानी का मोटिव ये है कि आप भी अगर मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो चलिए आज भी हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे शालू मिस के साथ। मिस आप यहाँ आए और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 99 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आई थिंक ये 100 नंबर सेशन है। हाँ ठीक है, ये ना आपका 100 नंबर सेशन है, 99 वाला कल आपका डाला गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बात हो रहा है सद्भावना दिवस के बारे में और जयंती के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तो आ जाओ कि जयंती क्या होता है। तो जयंती जो होता है ना, वो उस व्यक्ति का जन्मदिन होता है जो व्यक्ति अब जीवित नहीं है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे महापुरुषों का हम लोग जयंती मनाते हैं। जन्मदिन उसका होता है जो जीवित हैं, और जन्मोत्सव ना भगवान लोग के लिए होता है। तो सवाल यहाँ पे कि सद्भावना दिवस, तो पहले तो आ जाओ कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। सद्भावना दिवस मनाया जाता है आपका 20 अगस्त, 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसको याद करके मनाया जाता है? तो भारत के छठे और सबसे युवा प्रधानमंत्री, किसके बारे में बात हो रहा है? तो बात हो रहा है राजीव गांधी जी के बारे में। ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ से आप एक चीज़ याद किए कि राजीव गांधी के जयंती पे सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब आप कह लो कि इनका हत्या कर दिया गया था 21 मई 1991 को। ये भारत के छठे नंबर के पीएम रहे थे और सबसे युवा पीएम रहे थे, ठीक ना। ये भारत के सबसे युवा पीएम रहे थे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है।
राजीव गांधी कांग्रेस परिवार से, मतलब ये जो आपके राहुल गांधी वाला जो परिवार है, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नेहरू के परिवार से आते थे। 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी और इसीलिए इनको याद करके इनके स्मृति में 1992 से ध्यान से सुनना, 1992 से आपका सद्भावना दिवस मनाया जा रहा है। मतलब उस समय नहीं मनाया जाता था, बाद में सद्भावना दिवस उनके जयंती पे शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 1992 से शुरू किया गया। और कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो पहले तो ये चीज़ याद रखिएगा इनके बारे में। राजीव गांधी जी के बारे में और भी अगर बात करें तो आपके नेहरू फैमिली से आते थे। ये पहले पायलट थे और ये कभी, एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऐसा प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में विपक्ष का नेता भी रहा था। ऐसे ऐसे और भी रहे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी विपक्ष के भी नेता रहे थे, प्रधानमंत्री का पद भी संभाले थे। तो राजीव गांधी भी उन्हीं कैटेगरी में से आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑप्शन में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में दिया हुआ है। वैसे अगर देखिए यहाँ पे थीम के बारे में, तो इसका थीम क्या था? तो थीम था एकता में विविधता। ठीक है, एकता में विविधता। इस बार आपका ये जो दिन मनाया गया, इसका मोटो, इसका थीम क्या था? एकता में विविधता था। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर बात करें वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो इनको सरदार भी कहा जाता था और सरदार की उपाधि इनको कब दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह के बाद। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1928 में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, तो ये भारत कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। ये आए थे 19 जनवरी 1915 को, 19 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 19 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका गए थे कब गांधी जी? तो गए थे 1893 में और वापस वहाँ से कब चले आए थे? 1915 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करें तो इनका एक कविता बहुत फेमस है, मेरी 51 कविताएँ। मेरी 51 कविताएं। इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला था, जिसमें से पहला और दूसरा बहुत कम समय के लिए था और तीसरा जो था वो आपका पूर्ण बहुमत और पूर्ण कार्यकाल के लिए इनका चला था। तो ये भी याद रखिएगा। बात यहाँ पे हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी जी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने दृष्टिबाधित, है ना, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो देखो यहाँ पे 2-3 बार दृष्टिबाधित मतलब हो गया वो ब्लाइंड पीपल जो देख नहीं सकते, है ना, जो देख नहीं सकते वो दृष्टिबाधित हो गए। ब्रेल क्या होता है ना? तो ब्रेल एक प्रकार का लिपि, आप पढ़े भी होंगे। ब्रेल लिपि जो होता है वो किन के लिए होता है? तो वो ब्लाइंड पीपल के लिए होता है, जो थोड़ा सा उठा हुआ टाइप का होता है और वो उसी से पढ़ लिख पाते हैं। यहाँ पे सवाल है कि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? डेबिट कार्ड क्या होता है? तो जैसे आप ATM को डेबिट कार्ड कर सकते हो, जिससे आप पैसा खर्च करते हो, वो क्या कहलाता है? आपका डेबिट कार्ड कहलाता है। तो किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और सबसे पुराना बैंक है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। किसके द्वारा हुआ था? तो मेन रोल जो था लाला लाजपत राय जी का था और इनके बहुत सारे सहयोगी थे। एक अगर और इम्पॉर्टेंट सहयोगी में नाम ले लोगे ना तो ये हो जाएगा आपका दयाल सिंह मजीठिया। ठीक ना, देखिएगा दयाल सिंह मजीठिया जो थे ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे थे। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो अपने यहाँ पे लाला लाजपत राय जी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तो हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर अभी इसके बारे में बात करें कि अभी इसका जो प्रमुख है ये कौन है, इसके प्रमुख अभी कौन है, तो देखिएगा इसके बारे में अतुल कुमार गोयल। इसके प्रमुख कौन है? तो प्रमुख में हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल। और याद करिएगा कल हम लोग देखे थे ना इनके बारे में, लाला लाजपत राय जी के बारे में। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और जेम्स स्कॉट के ऑर्डर के बाद क्या हुआ था? तो लाठी से पीट करके क्या कर दी गई थी? इनकी हत्या कर दी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो PNB का जो मुख्यालय है ये न्यू दिल्ली में है। और अब टाइम देखो 1894 का बात हो रहा है, जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी बहुत फेमस जैसे नेहरू हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, गांधी जी। तो कहा जाता है ना कि इस बैंक
में उन लोगों ने भी अपना अकाउंट खुलवाया था। कहाँ? तो पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक ना। अगर बात करें एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1955 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना हुआ था, देखिएगा यहाँ पे एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। और आपका इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में हुआ था। आईसीआईसीआई के बारे में आप बताइएगा। चलिए इन दोनों के बारे में आप बताइएगा कि इन दोनों की स्थापना कब हुई थी। चलो आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? मतलब ये कहा गया है कि आपके राज्य में जो भी मंदिर है, मठ है, एनजीओ वगैरह है, ट्रस्ट है, अब क्या होगा कि आप ऐसे ही कहीं पे भी मंदिर नहीं बना लोगे। अगर आप मंदिर बनाते हो तो आप प्रॉपर क्या करवाओगे? उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे। तो ये बात किस राज्य के बारे में हो रहा है? तो बात हो रहा है बिहार के बारे में। और बिहार के कानून मंत्री कौन है? बिहार के कानून मंत्री हैं नितिन नवीन, ठीक है। बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन के द्वारा ये चीज़ बताया गया कि ऐसा कुछ कानून इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें बिहार के बारे में तो बिहार जो है जनसंख्या में, बिहार जनसंख्या में 3rd नंबर पर आता है। बिहार जनसंख्या घनत्व में 1st नंबर पर आता है। जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी में 1st नंबर पे आता है और पॉपुलेशन में कितने नंबर पे आता है? तो 3rd नंबर पे आता है। और भी अगर देखें बिहार के बारे में तो बिहार में जो आपकी गंगा नदी है, बिहार में ऐसे देखो गंगा नदी का जो पूरा का पूरा लंबाई भारत में कवर करता है ना, लगभग लेकर के चलिएगा 2525 किलोमीटर। लेकिन बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर, ठीक है, 445 किलोमीटर। और बिहार का कितना जिला को कवर करता है? तो बिहार का 12 जिला को कवर करता है। बिहार के किस जिले में सबसे लंबी दूरी कवर करता है? तो बिहार का क्या हो जाएगा? बिहार के किस शहर में? तो बिहार के पटना में, बिहार के पटना शहर में सबसे अधिक लंबी दूरी कवर करता है। और लगभग कितना करता है? 99 किलोमीटर, ठीक है, कितना करता है? तो 99 किलोमीटर ये दूरी आपका कवर करता है। बिहार में गंगा नदी की एंट्री कहाँ पर से होती है? तो बिहार में एक जगह है बक्सर, ठीक है, बिहार में एक जगह है बक्सर। और अगर बक्सर में भी और अंदर जाओ तो बक्सर के पास एक शहर है जिसका नाम है चौसा। यहीं पर से गंगा नदी क्या करती है? तो बिहार में इंटर करती है, ठीक ना। बिहार के सीएम कौन है अभी? तो नीतीश कुमार हैं। बिहार के गवर्नर कौन है? तो ये हैं आपके बिहार के गवर्नर कौन है? ये हो जाएंगे आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे बिहार के। कौन हो गए? तो ये गवर्नर हो गए। और सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं, जिनके बारे में हम लोग को पता है कि ये लगातार 9वीं बार आपके बिहार के सीएम के रूप में शपथ ले चुके हैं। आंसर क्या हो गया अपना? बिहार। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के जो सीएम हैं ये कौन है? मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, ठीक है। राजस्थान के तो राजस्थान के हैं भजन लाल शर्मा, सीएम के बारे में बात हो रहा है भजन लाल शर्मा। और यूपी के कौन है? तो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो दूसरी बार यूपी का सत्ता संभाले हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर किस संगठन को सर्वोच्च वीरता पदक मिले हैं? सर्वोच्च मिले हैं और सबसे अधिक मिले हैं, ठीक है। किसको मिला है? तो ये मिला है आपका सीआरपीएफ को। ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा, किसको मिला है? सीआरपीएफ को, जिसका स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई। इसका स्थापना देखिएगा कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। इसके ईयर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 27 जुलाई 1939। ये टाइम आप देखो कब का चल रहा है? 1939 का। मतलब इस समय भारत अपना क्या था? इस समय अपना भारत जो था ये आपका गुलाम था। 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका नाम क्या था? यहाँ पे देखना नाम, तो नाम था इसका क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। तो इस समय उसका नाम क्राउन मतलब क्या हुआ? तो आपको पता है ना कि भारत में एक टाइम ऐसा आया था कि जो कंपनी व्यापार करने आया वो भारत में राजनीतिक सत्ता संभालने लगा। धीरे धीरे जो ब्रिटेन में जो महारानी होती है ना, उन्हीं को क्राउन के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आगे जाकर के क्या हुआ कि उसी क्राउन का शासन हो गया था। कहाँ? तो अपने भारत में। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ करता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो इसके 10 साल बाद
इसके 10 साल बाद 1949 में क्या किया गया कि फिर से अधिनियम लाया गया, इसको फिर से बनाया गया, फिर से नियम के अकॉर्डिंग बनाया गया, भारत सरकार के अकॉर्डिंग। और अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, क्या इसका नाम हो गया है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस चीज़ का याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हो जाएगा, तो 1949 में। वैसे आप देख लीजिएगा, आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन क्या बनता है, अगर 1939 रहेगा तो भी आप उसको देख सकते हो, 1949 होगा वो भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन मतलब ही पता चल रहा है कि भारत छोड़ने का बात कर रहा है। किसको बोल रहा है भारत छोड़ने को, भारतीयों को तो बोला नहीं जाएगा। तो जब हम उपनिवेश बने हुए थे, जब हम औपनिवेशिक भारत में रह रहे थे, तो उस समय भारतीयों के द्वारा अंग्रेज़ों की कंपनियों को भगाने का बहुत सारा प्रयास किया गया, जिसके लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, नमक सत्याग्रह किया गया, दांडी मार्च किया गया, बहुत कुछ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन में जिसको याद रखा जाता है ना, वो कौन सा आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। आप कई जगह पढ़ोगे ना कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था, कई जगह पढ़ोगे कि 9 अगस्त को शुरू हुआ था। मेनली 8 अगस्त को ही शुरू हो गया था। और उसी दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि कांग्रेस के जो भी दिग्गज बड़े नेता थे, सबको ऑपरेशन जीरो आवर चला करके उनको नज़रबंद कर लिया गया था। जैसे उनमें उस समय सबसे बड़े नेता के रूप में कोई जाने जाते थे, तो वो थे महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। दोनों को पुणे के यरवदा जेल में, पुणे का आगा खां पैलेस, ठीक है, एक पैलेस था, वो जेल नहीं था, आगा खां पैलेस, यहाँ पे क्या कर दिया गया, इन दोनों को नज़रबंद किया गया। किसको क्वेश्चन बनता है, ठीक है, महात्मा गांधी को, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, उनको पटना के जेल में बंद कर दिया गया। और फिर आपके नेहरू हो गए, उनके साथ और भी बड़े बड़े नेता थे, उनको अहमदाबाद के जेल में बंद कर दिया गया था। एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किनका, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ये भी आंदोलन में साथ में थे। जयप्रकाश नारायण, इनको कहाँ बंद किया गया था, तो इनको बंद कर दिया गया था हजारीबाग के जेल में। ठीक है, हजारीबाग के जेल में। इनके बारे में देखें कि बहुत बार क्वेश्चन बना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त को शुरू हुआ था। और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त को शुरू हुआ था। इसी में महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो महात्मा गांधी जो हमेशा हिंसा को गलत बताते आए थे, उनका ये कहना था कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो अब दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। और इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा दिया गया था। क्या बोला गया था, डू और डाई मतलब करो या मरो, पढ़े हो ना। डू और डाई का नारा कब दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त। वहीं देखिएगा 9 अगस्त को भी कुछ मनाया जाता है, और यहाँ मनाया जाता है ट्राइब मतलब आदिवासी से संबंधित दिवस। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक ना, चलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा, पेरिस ओलंपिक, अभी पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ है, और पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीता। देखो, इस बार भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब इवन कह लो कि पिछले वाले से तो अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि भारत ना इस बार दहाई का आंकड़ा पार करेगा। इट मीन्स कि कम से कम 10 से तो ऊपर मेडल जाएंगे ना, बिकॉज टोक्यो में जो हुआ था ना, उसमें 1, 2, 4 हम लोग याद करते आए थे, 1, 2 का 4, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 आपका ब्रॉन्ज था। लेकिन इस बार भारत की स्थिति थोड़ा और भी गड़बड़ा गई थी। सवाल यहाँ पे है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते थे। तो चलो पहले 3 देश का मेडल हम लोग देख लेते हैं। भारत की स्थिति देख लेंगे, पेरिस की स्थिति देख लेंगे, और अपने पड़ोसियों की स्थिति देख लेंगे। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा मेडल किसको मिला, तो वो मिला आपका यूएसए को। ठीक है, सबसे ज्यादा मेडल कौन ले गया, यूएसए ले गया। और कितना ले गया, तो देखिएगा 40, 44 और आपका 42। आप बोलिएगा कि ये क्या है, तो पहला वाला जो डेटा है ये गोल्ड का हो गया, दूसरा वाला डेटा जो है 44 हो गया, ये सिल्वर का हो गया, और तीसरा वाला डेटा जो हो गया ये सिल्वर का। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका गोल्ड, ये हो गया आपका सिल्वर, और ये हो गया आपका ब्रॉन्ज। तो फर्स्ट नंबर पे कौन हो जाएगा, यूएसए। सवाल भी था ना, सर्वाधिक वाला। चलो आते हैं सेकंड नंबर पे, कौन था, सेकंड नंबर पे था चाइना। और देखिएगा चाइना का कितना था, तो चाइना का था आपका 40, उसके बाद देखिएगा 27 और 24। चाइना का कितना मेडल हो जाएगा, 40, 27, 24। तीसरे नंबर पे आते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन था, तो तीसरे नंबर पे था जापान। ठीक है, इसका मेडल कितना था, तो इसका था आपका 20,
12, 13। आपको इतना डेटा नहीं याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बनता है, ज़्यादा पूछेगा ना तो गोल्ड पूछ लेगा। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, या रैंकिंग जो भी बैठता है वो मेडल की संख्या पे नहीं बैठता है, आप इसको जोड़ के ऐड भी कर लेना, कहाँ कितना मेडल हुआ था, डेटा आपको बता दिया गया। जो आपका रैंकिंग होता है ना, कि आपके गोल्ड पे डिपेंड करता है कि गोल्ड आप कितना जीत रहे हो। आपको पता है भारत जो है ना, देखो भारत कितना मेडल जीता। चलिए यहाँ पे आते हैं भारत में, तो देखना भारत की क्या स्थिति रही थी। तो भारत जो था आपका, ये आपका गोल्ड एक भी नहीं जीत पाया, एक सिल्वर जीता, और आपका जो 4 था, ठीक है, आपका जो 5 था, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे 0, 1, 5 का डेटा हो गया। और यहाँ पे तो भारत की देखो, भारत कितना मेडल जीत लिया, 6। लेकिन देखो भारत जो है 6 मेडल जीता, और भारत इसके साथ कितने नंबर रैंकिंग पे आया, तो भारत की स्थिति इस बार पिछले बार के कंपेयर में बहुत खराब हो गया था, 71 नंबर पे आया। और आपको पता है पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल जीता, पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल जीता। और ये मेडल आपको याद होगा, आप नहीं पढ़ते होंगे ना, फिर भी आपको याद होगा, भाला फेंक में जीता था। और ये जो आपका 1 मेडल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंक में जीता गया। पाकिस्तान सिर्फ 1 मेडल जीता, और कौन सा मेडल था ये था आपका गोल्ड। और किस में था, तो ये था आपका भाला फेंक में। इसका कितना नंबर आया, तो इसका आया था आपका 62 नंबर। ये मेरे से मतलब ये हमारे से बेटर कंडीशन में था, इसका 62 नंबर रैंकिंग आया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 1 मेडल के बाद भी आप मेरे से बेटर कंडीशन में कैसे आ रहे हो, गोल्ड की वजह से। अगर आपसे सवाल करता है कि फ्रांस, ठीक है, जहां ये ओलंपिक हुआ था, फ्रांस कितने नंबर पे आ रहा था रैंकिंग में, तो फ्रांस जो था ये आपका 5वें नंबर पे आ रहा था, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन था, यूएसए, देन चाइना, और फिर आपका जापान। अपना भारत 71 नंबर पे आ रहा था, पाकिस्तान हमारे से अच्छे रैंकिंग पे था। और जहां इसका आयोजन हुआ था उसका रैंकिंग क्या रहा था, उसका रैंकिंग रहा था 5। अगर बात करें इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था, टोक्यो में। और टोक्यो में भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो 1, 2, 4, 1, 2 का 4, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, और 4 आपका ब्रॉन्ज था, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा बताओ इसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो 7 नंबर क्या बोल रहा है, हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट की घोषणा की गई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में दे रहे हो ना, तो अभी रिसेंट वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाएगा, बनता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आ जाओ, रामसर साइट क्या होता है। तो रामसर तो एक शहर का नाम है, कहाँ का एक शहर है, ईरान का एक शहर है रामसर। हुआ क्या था कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पे बहुत सारे देशों ने बैठ करके रामसर नामक शहर में एक कन्वेंशन किया, एक समझौता किया। और उस समझौता के तहत ये बोला गया कि जो भी आपका उस टाइप का भूमि हो, उस टाइप कहने का मतलब जो दलदली टाइप का एरिया होता है ना, जो पूरी तरीके से आपका जल वाला भी एरिया नहीं होगा, पूरी तरीके से लैंड वाला भी एरिया नहीं होगा, मतलब दोनों का मिक्सअप होगा, उस एरिया का संरक्षण करना चाहिए, बिकॉज वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही अच्छा एरिया होता है। तो उसी चीज को, ठीक है, वो कन्वेंशन हुआ, कहाँ हुआ, रामसर में हुआ। तो वैसा वैसा जो भी एरिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के एक बात हुआ कि दलदली एरिया को आप कह सकते हो कि वो रामसर साइट होगा। उसको जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तो सरकार उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और अगर वो सब एरिया रहेगा बढ़िया से तो हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो पहले तो रामसर साइट के बारे में ये हो गया। और रामसर साइट में जो अभी संख्या बढ़ी है, टोटल भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई, तो इस घोषणा के बाद भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 85, है ना। मतलब आज हम लोग पढ़ रहे हैं 23-24, हाँ 23 अगस्त 24 अगस्त जो भी है, आज के डेट में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है, 85 हो गई है। किसके द्वारा घोषणा किया गया कि 3 और रामसर साइट बढ़े हैं, तो हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव का घोषणा आया, उनके द्वारा ये चीज बताया गया कि भारत ने 3 रामसर साइट को और भी जोड़ा है। किसको किसको जोड़ा है, चलो हम लोग देखते हैं। तो आपका देखो सब पहले जोड़ा गया तमिलनाडु का, ठीक ना। ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु में ना भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। तो तमिलनाडु का एक एरिया है, 2 एरिया आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, और एक एरिया हो जाएगा आपका एमपी का, एक एरिया हो जाएगा एमपी का। अब देखिएगा तमिलनाडु का एरिया कौन सा था, तो एक था आपका नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, एक हो जाएगा आपका नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। आगे देखिएगा और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, काजू वेली पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना। और एमपी का एक एरिया हो जाएगा, एमपी का कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तवा जलाशय,
तवा, जलाशय, ये तीनों को जोड़ा गया और इससे पहले 82 थी संख्या में और अब बढ़ करके कितना हो गया, तो 85 हो गया। 2 बढ़ा है तमिलनाडु का और 1 बढ़ा है आपका एमपी का। अगर रिसेंट में कोई एग्जाम होता है और अगर क्वेश्चन डालेगा तो डालने वाला कैसे डालेगा, एक नाम कुछ और दे देगा, बोलेगा कि बताओ इन चारों में से अभी प्रेजेंट में किसको नहीं डाला गया, तो आप याद रखिएगा। अगर बात करें बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में रामसर साइट की संख्या है 3। ठीक है, बिहार में रामसर साइट की संख्या 3 है। ऐसा करिएगा, आप ही कमेंट करके बताइएगा। रिसेंट में आपको बताया गया, ठीक है, 2024 में बिहार का 2 रामसर साइट को जोड़ा गया और एक आपका कांवर झील तो बहुत पहले से था। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चिल्का झील। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो वो है आपका ब्रिटेन में। दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो ये आता है आपका मैक्सिको। हमारे भारत में अब कितने हो गए, 85। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने जोड़े गए रिसेंट में, 3। चलो आगे आते हैं। देखिएगा, संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉलर में एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया। सवाल कर रहा है कि संतोष ट्रॉफी, पहले तो आ जाओ कि संतोष ट्रॉफी है क्या। तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक टूर्नामेंट होता है जो कब से चल रहा है, तो 1941 से चल रहा है, 1941 से चल रहा है। तो जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, डीसीएम ट्रॉफी हो गया, आपका रोबर्ट्स कप हो गया, मर्डेका कप हो गया, ये सारे के सारे कप किससे जुड़े हुए हैं, फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। इस ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो देखिएगा ऑप्शन, देखो यहाँ पे मानेक नाथ राय चौधरी, मनमत राय। देखो ऑप्शन नंबर डी कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कितने लोग नहीं पढ़े रहेंगे ना, वो सीधा संतोष के नाम पे संतोष को जोड़ देंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, मनमत नाथ रॉय चौधरी, इसी के नाम पर आपका संतोष ट्रॉफी का नाम रखा गया। इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट, कितने को आप देखोगे ना कि वो ये इसी बात में कंफ्यूज है कि इंडिया गेट कहाँ है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, ये है आपका मुंबई में, और इंडिया गेट कहाँ है, तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। देखिएगा, नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया है। वास्तुकार क्या होता है, तो आर्किटेक्चर हो गया, जो आपके घर का, जो आपके भवन का, उसका क्या करता है ना, वो आपका डिजाइन तैयार करता है। तो ये बात हो रहा है 1921 का, ठीक ना, 1921 का, मतलब हम लोग इस समय क्या है, गुलाम है। और इसी समय एक आपका एडविन लुटियंस नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज वास्तुकार था, जिसने आप कह लो ना कि दिल्ली में एक अलग शहर को बसा दिया और वही शहर क्या कहलाता है, नई दिल्ली कहलाता है। तो ये भी बन सकता है कि न्यू दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो भी आपका एडविन लुटियंस हो जाएगा। इवन पुराना वाला जो संसद भवन था ना, उसका भी डिजाइन कौन तैयार करवाया था, एडविन लुटियंस करवाया था। और इंडिया गेट का भी निर्माण कौन करवाया, निर्माण मतलब डिजाइन कौन तैयार करवाया, तो ये क्या हो जाएगा, एडविन लुटियंस। 1921 में इसका नींव रखा गया था, 10 साल लगा था बनने में, और आपका बनकर तैयार कब हो गया था, 1931 में। और 1931 से अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री कनेक्ट कर लो, तो 1931 में ना एक आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है, एक नहीं 3 सम्मेलन हुआ था, 1930 में, 31 में और आपका 32 में। कौन सा सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो इस समय जो अंग्रेज अधिकारी था ना, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इसका नाम था लॉर्ड इरविन। तो इसी के द्वारा इसकी उद्घाटना की गई थी। इंडिया गेट क्यों बनवाया गया था, तो इंडिया गेट बनवाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, 1939, है ना, 1939 से 1945 चला था। पहला वाला कब से चला था, तो 1914 से 1918। तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, साथ में एक और युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध। इसमें कई भारतीय ब्रिटिश सैनिक, ठीक है, कई भारतीय ब्रिटिश सैनिक इसमें शहीद हो गए थे, और इन्हीं को याद में रखने के लिए, इन्हीं को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया गेट का निर्माण करवाया गया था लुटियंस के द्वारा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप यहाँ पे जो भी देख रहे हो ना, ये सारे के सारे वास्तुकार हैं। जैसे लॉरी बेकर जो हो जाएगा, ये आपका जर्मनी का था, ठीक है, जर्मनी का था। अपने लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ली कार्बूजियर, इसने किसका निर्माण करवाया था या किसका डिजाइन तैयार करवाया था, तो चंडीगढ़ का, है ना, चंडीगढ़ का डिजाइन कौन तैयार किया था, तो ये आपका ली कार्बूजियर किया था। इस चीज को भी याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस। चलिए आगे आते हैं। चलो आज भी अपना 9 ही क्वेश्चन है, बाकी का जो आपका एक क्वेश्चन बचेगा उसको 25 क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।